जय हिंद साथियों, मेरे भावी सिपाहियों। मैं राहुल सर आपके अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मिशन वर्दी की ये जो बैच लेके हम लोग चल रहे हैं, प्रैक्टिस बैच, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई बहन जो भी हो, सब लोग जुड़ जाइए और वीडियो के अंत तक कुछ हमने हालांकि आते हैं 37 प्रश्न आपके यूपीपी एग्जाम में हिंदी से संबंधित। मैं हिंदी लेकर आया हूं, हिंदी से संबंधित 37 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने 2-4 क्वेश्चन अपने तरफ से भी रखा है उसमें, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ नए प्रश्न हैं। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर उपस्थित हूँ दोस्तों। आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा सहायता करेगा, इसलिए आप इस क्लास को एकदम मिस मत करिएगा और बने रहिएगा। ये मुझे पता है कि मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सबकी तैयारी एकदम चरम पे है। वो लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं इस परीक्षा को, पेपर को फाड़ने के लिए एकदम। बस आप धैर्य बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं, आज हम आपके सामने हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन होता है, हिंदी का 37 क्वेश्चन जो आता है आपके परीक्षा में, वही मैं लेकर उपस्थित हूँ। चलिए, आज की हमारी ये दूसरी क्लास होगी हिंदी से संबंधित। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से इसको देखिए भैया और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा शब्द है जो, अच्छा क्या लिखा है भाई, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वह कौन सा शब्द है, इस विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प यानी शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, जो सदैव कितने वचन में, एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है, क्या होश या लोग है, क्या प्राण या बल है, क्या हस्ताक्षर या जनता है, क्या वर्षा या जनता है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा, कि इसमें सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है। तो मेरे सिपाहियों, मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा, वर्षा और जनता, वर्षा और जनता, ये दोनों शब्द इस विकल्प में ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। हमेशा कितने वचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानक भाषा, आप लोग सब कुछ पढ़े हैं, हालांकि एग्जाम तो अब आपके सिर पे है। इसके पहले आप लोगों ने पूरा का पूरा व्याकरण, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि एकदम पूरा तैयार कर रखा है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। जो भाषा मानक रूप से है, उसी में अशुद्ध शब्द को चुनना है। क्या हिंदी गलत लिखा गया है, अशुद्ध पहचानना है आपको। क्या अस्थाई गलत लिखा है, हिंदू क्या गलत लिखा गया है, या दायित्व अशुद्ध है। कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी है, वही आपको बताना है मानक भाषा के हिसाब से। तो मानक भाषा के हिसाब से यही जो है अस्थाई, यही आपका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही अस्थाई आपके मानक भाषा के हिसाब से अशुद्ध है। बकिया हिंदी, हिंदू और दायित्व ये आपके पूर्णतः क्या है, शुद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, जैसे नागनाथ वैसे, यह रिक्त स्थान है, इसी रिक्त स्थान को पूरा कर देना है, और पूरा कर देंगे तो वह एक लोकोक्ति बन जाएगी। उसी लोकोक्ति का आधा भाग छोड़ दिया गया है आपके लिए, आप भर दीजिए। क्या सापनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ या सोमनाथ, इन चारों नाथों में से कौन से नाथ यहाँ पर बैठेंगे एकदम सटीक, वही बताना है आपको। तो कमेंट में एकदम छाप दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग
अपना मनोबल गिराइएगा मत। आप लोग की तैयारी पूर्णतः एकदम बहुत बेहतरीन हो चुकी है। वर्दी तो इस बार मिलेगी। चलिएगा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ध्यान दीजिएगा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। आइएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। कृष्ण शब्द का आपको मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे लालों, आपको बताना है कि यह कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। क्या कृष्णा होगा, क्या कृष्ण होगा, या कृपा होगा, या कृष होगा। आपको कृष्णा शब्द का क्या बताना है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। किसका? कृष्णा शब्द का। चलिए बताइए, जल्दी कमेंट में छाप दीजिए, जल्दी करिए, बताइए। तो कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग यही कृष्णा होता है। कृष्ण शब्द का, ये जो कृष्ण शब्द आपके सामने लिखा है, कृष्ण शब्द, यही कृष्ण शब्द का जो है आप स्त्रीलिंग बनाएंगे कि इस कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, यही विकल्प नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कृष्णा इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, उन्हीं का आपसे मूल नाम पूछ लिया है, वास्तविक नाम पूछ लिया है। तो प्रेमचंद का धनपत राय नाम था, इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था, यानी विकल्प नंबर ए एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न संख्या 5 के लिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोग एकदम बने रहिए और वीडियो अंत तक देखिए। लाइक सब्सक्राइब समझ में आए करिए या ना करिए, लेकिन क्वेश्चन आपसे बचकर न जाने पाए, एकदम फाड़ डालिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि वर्तनी संबंधित सही शब्द पहचानना है आपको कि कौन सा विकल्प में सबसे शुद्ध लिखा गया है। सबसे शुद्ध किस विकल्प में लिखा गया है? क्या अभिनेता शुद्ध लिखा गया है, क्या अवनति शुद्ध लिखा गया है, क्या उन्नति शुद्ध लिखा गया है, या पूर्ति शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा विकल्प इसमें सबसे शुद्ध है, वही आपको बता देना है। चलिए, इस प्रश्न संख्या 6 का सबसे सटीक और बेहतरीन उत्तर देखिए भाई। विगत वर्षों के प्रश्न हैं, काफी पुराने प्रश्न हैं जो बहुत पहले यूपीपी की परीक्षा में पूछे गए हैं, और प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 40% प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, 40 से 50% प्रश्न। तो इस वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे शुद्ध आपका यही पूर्ति होगा, यही पूर्ति आपका विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अवनति होता है, अवनति नहीं, ये गलत है। अभिनेता में छोटी ई की मात्रा रहेगी, ये भी गलत है। उन्नत में भी छोटी ई की मात्रा रहेगी, इसलिए ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? यही विकल्प नंबर डी आपका एकदम मेरे सिपाहियों सही है। बने रहिएगा एकदम एनर्जी के साथ, क्योंकि आप में अथाह एनर्जी है। आप जो है मेरे सिपाहियों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा। लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है आपको। इस लुटिया शब्द का आपको इसका क्या बताना है? बहुवचन बताना है। क्या लुटिया होगा, क्या लुटिया होगा, क्या लुटियाएं होगा, या लोटे होगा। तो कौन सा विकल्प इसमें एकदम सही है, वही आपको बता देना है, और कमेंट सेक्शन में एकदम छाप के बता दीजिए कि इस 7वें प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर कौन सा होगा। तो मेरे सिपाहियों, इस 7वें प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर यही विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लुटिया। लुटिया शब्द का बहुवचन लुटिया होता है, ना कि लोटे, लुटिया या लुटियाएं। ये सभी गलत है। अगला प्रश्न है आनाकानी करना। ला भैया,
बहुत ही प्यारा प्रश्न आइए कि आनाकानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। तो बाबा कहन कि बिटवा एक लोटा पानी ले उता यार, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, एक लोटा चाहे घोरना घोरवा जा, चाहे पानी लाग दे दे। तो पोता यहाँ और वहां ताल बट्टी पढ़ावत और बाबा गुस्साई है, कहने कलुआ बात सुन, यार पानी मांगे हैं न तो पनिया देते न तो रसा घुनना देते है, कहा आनाकानी करे है, दो को दे दे तो मत दे। तब ला के देता है, वही आनाकानी है, यानी बहटिया, आदमी कहा बहटियावत है, बहटियावत है, आनाकानी करते हैं, यानी इधर उधर करना। क्या करना? इधर उधर करना। इस आनाकानी करना जो मुहावरा है, इसका यही सबसे सटीक विकल्प होगा, इधर उधर करना, इधर उधर करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न जो आया था पिछले थोड़ा सा, ये 18 का प्रश्न है क्या? हाँ, इसमें देखिएगा, उसमें माना गया है टाल मटोल करना। उसका सबसे सटीक उत्तर कौन सा माना गया है? टाल मटोल करना। इधर उधर करना या टाल मटोल करना एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, इसलिए बहुत गहराई से समझिएगा बात को। आपको हमेशा सही यही विकल्प जो है डी है, यही करना होगा। उस स्थिति में यह सही होगा जब विकल्प में यह टाल मटोल करना न रहे। तो ये चीज मेरे लाल, मेरे सिपाहियों, ध्यान रखिएगा। आप लोग आज सिपाही बनेंगे, आने वाली वैकेंसी में आप ही लोग एसआई दरोगा बनेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ते जाइए और भरोसा रखिए, जितना मैटर दिया जाएगा, मैं 10 वीडियो गिन के बनाऊंगा, ये दूसरी वीडियो है, 8 क्लास इसके अलावा और लूंगा, पौना घंटा, 1-1 घंटा की छोटी छोटी वीडियो होगी। आप देखिएगा, परीक्षा देके आइएगा, फिर मिलिएगा क्या बात है। चलिए, तो मेरे सिपाहियों, इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो जयशंकर प्रसाद है, उनकी पहली कहानी पूछ लिया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आखिर में है कौन सी। आपको बता देना है और कमेंट में मेरे लाल लालों एकदम छाप दो कि यह जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आखिर है कौन सी। क्या ग्राम है, क्या ममता है, क्या गुंडा है, या पुरस्कार है? जयशंकर प्रसाद की आपको पहली कहानी बताना है। क्या बताना है? पहली कहानी बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत बड़े विद्वान एवं कवि थे, अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाएं भी इन्होंने की। तो घर से जब निकले, इसका मतलब गांव से निकले, सबसे पहले घरे गांव ना होता है जी, क्यों? तो उसी प्रकार इनकी भी, जयशंकर प्रसाद की भी पहली कहानी वही गांव है, और गांव का तत्सम होता है ग्राम। क्या? ग्राम। यही ग्राम, विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों है कि किस भाषा के लिए सन 1995 ईस्वी में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपसे पूछ रहा है, 1995 में नायर महोदय को जो है, साहित्यकार थे एम.टी. वासुदेव नायर, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सन 1995 में किया था। वही पूछ रहा है, क्या वह मलयालम भाषा थी? ध्यान दीजिएगा, क्या वह मलयालम थी, क्या वह तमिल था, क्या वह कन्नड़ या उर्दू था? प्रश्न संख्या 10 के लिए आपको बता देना है कि इनको किस भाषा के लिए जो है साहित्य पुरस्कार मिला था सन 1995 ईस्वी में। तो किस भाषा के लिए मिला था, आप कमेंट में एकदम छाप के बता दीजिए। और इसका विकल्प नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलयालम।
यानी मलयालम भाषा में इन्होंने कृतियां भी तैयार की हैं और मलयालम भाषा के ही लिए इनको 1995 ईस्वी में इस साहित्यकार जो आपके सामने एम.टी. वासुदेव नायर महोदय हैं, इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दिया गया था। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। तरंग तरंग शब्द का आपको सही समानार्थी शब्द चयन करके बताना है कि तरंग शब्द का सबसे सटीक उत्तर कौन सा हो जाएगा। क्या तरंग का समानार्थी यह तुरंग होगा, क्या केकी होगा, क्या उर्मी होगा या अटवी होगा? आप छाप दीजिए, आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, इतना मुझे भरोसा है। बस आप धैर्य और बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि तरंग शब्द का सही समानार्थी कब शब्द कौन सा है। तो तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द यही आपका उर्मी है। क्या है? उर्मी है। तो मेरे दोस्तों, भावी सिपाहियों, आप लोग जो है क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसलिए बने रहिएगा क्योंकि सीधा क्वेश्चन हिट करेगा और यह वीडियो जो 8-10 वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कंप्लीटली, वह पर्याप्त होगा। इसके पहले जो कुछ न पढ़ा हो उसका भी काम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखकर ये चर्चा की जा रही है। आपसे पूछा है 12वां प्रश्न कि भक्तिन, यहां पर रिक्त स्थान दे दिया गया है। भक्तिन का प्रसिद्ध फिर रिक्त स्थान दे दिया गया है, रेखा चित्र है। भक्तिन फिर आपको यहाँ पे भरना है, फिर प्रसिद्ध यहाँ पर फिर रिक्त स्थान भरना है। वह रेखा चित्र किसका है? वही रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। और आप लोग हमेशा मतलब एकदम कमेंट में छाप दीजिए, एकदम कमेंट में छाप दीजिए कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। क्या ये होगा महादेवी वर्मा जीवनी, क्या महादेवी वर्मा संस्मरण, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान या जीवनी, या सुभद्रा कुमारी चौहान या संस्मरण? आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए कि भक्तिन भक्तिन महादेवी, भक्तिन महादेवी का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। क्या है? संस्मरण रेखा चित्र है। विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाई। आपका एकदम टोंगम गठिया लाई प्रश्नवा कि भक्तिन महादेवी का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, मिला या दिया गया? तो मेरे सिपाहियों, आप इस प्रश्न का एकदम तुरंत उत्तर बताइए कि जो है माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए, किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 13वां का उत्तर आप एकदम छाप दीजिए। तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, एक साहित्यिक रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्यारी सी कृति है जिसका नाम है हिम तरंगिनी। क्या नाम है? हिम तरंगिनी। यह विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 13वां प्रश्न हो गया। हम 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, 14वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो आपको इसमें बताना है कि एक सेकंड, जी हाँ, आइए, आ जाइए, देखिएगा। अनुचित लोकोक्ति का चयन करें। वह लोकोक्ति अनुचित रूप से प्रयोग हुई है, वह कौन सी है? इन चारों विकल्पों में से अधजल गगरी पलटत जाए। हरे मोरे राम राम, हरे भगवान, या मोरे प्रभु का कहत कि अधजल गगरी पलटत जाए। का सही लगत बा? आप लोग को सब पता है, आप लोग ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ,
हे बबुआ, आपन इज्जत अपने हाथ में बा। बस इतना ही कहने का मतलब इसका है। ऊंची दुकान और फीका पकवान, यह जो लोकोक्ति है उनमें से अनुचित लोकोक्ति को छांटना है। और प्रश्न संख्या 14 के लिए आपको सबसे सटीक विकल्प बताना है। चलिए बताइएगा, इसमें से अनुचित कौन सा है, यानी कहने का मतलब गलत कौन सा है। तीन लोकोक्ति इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है, सही है। लेकिन एक लोकोक्ति इसमें ऐसी है मेरे प्यारे सिपाहियों, जो अनुचित है यानी कि गलत है, वही छाटना है। यही तो है विकल्प नंबर ए। क्यों मेरे लालू, यही विकल्प नंबर ए छाप दीजिए। अधजल गगरी पलटत जा, अलटत पलटत ना जात, छलकत जात है। कैसे? छलकत जाए, यह क्या है? छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, यही सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? आपको बताना है। आप अलंकार पढ़े होंगे, आपको सब कुछ पता है मेरे सिपाहियों। आप बस अपने आप पर, स्वयं पर भरोसा रखिए और इत्मीनान से धैर्य बनाकर प्रैक्टिस करते रहिए कि इसमें से अर्था अलंकार नहीं है, वही बताना है। अलंकारों को आप जानते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। अपवाद स्वरूप एक अलंकार और है जिसका नाम उभयालंकार होता है, जहां पर शब्दों के माध्यम से किसी कविता में या किसी पंक्ति में, किसी लोकोक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वही शब्द अलंकार है। और जहां शब्दों के माध्यम से कोई भी वाक्य, कोई भी लोकोक्ति, कोई भी कविता सुशोभित न हो, अलंकृत न हो, वह अलंकृत हो उन शब्दों के अर्थों के माध्यम से, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। आपको बताना है इस 15वें प्रश्न में कि अर्थालंकार का कौन सा इसमें से एक प्रकार नहीं है। चलिए, इसमें से अर्थालंकार के 3 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन एक नहीं है, वही बताना है आपको। 15वें प्रश्न का उत्तर आप बता दीजिए कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो चलिए, ये जो श्लेष अलंकार है, यह शब्द अलंकार का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका प्रकार है? अर्थ शब्द अलंकार का। श्लेष, श्लेष माने होता है, श्लेष शब्द का मीनिंग, अर्थ होता है चिपका होना, चस्पा होना, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है मेरे सिपाहियों कि कई अर्थों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर देता है, एक ही शब्द का प्रयोग कर देता है। वही श्लेष अलंकार होता है, जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। एक शब्द बहु अर्थ बतावे, श्लेष भाव कविता में आवे, वही चीज है ये। चलिए, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। आपको बताना है, प्रश्न संख्या 16 को एकदम छाप दीजिए कि अर्थ अलंकार कब होता है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, क्या तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना हो, क्या ऐसा होना यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, क्या तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या? ऐसा है क्या? ऐसी उसकी परिभाषा है क्या? उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, क्या तब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 के लिए। चलिए बताइएगा। बताइएगा भैया। तब तक मैं पानी पी लूं।
चलिए, क्या कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार या अच्छा, इस अलंकार की एक सबसे बड़ी पहचान होती है, अगर कोई उदाहरण देके आपसे पूछ ले कि भैया बताओ इसमें से कौन सा, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा, तो यह जो उत्प्रेक्षा होता है इसमें आप जानिए ये जनु जनहु मनु मनहु जनु जानो मन मानो, ये शब्द अवश्य रूप से मिल ही जाते हैं उस पंक्ति में। उसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि ये जो चार विकल्प दिए हैं इसमें किसके हिसाब से यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 16 का आपको सही उत्तर बता देना है। क्या उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय में क्या हो, उपमान की कल्पना हो, वही मेरे प्यारे सिपाहियों, वही तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, वही तो क्या है, वही उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए प्रश्न संख्या 17 के लिए आप देखिएगा, 17वें का आंसर आप दीजिए और बताइए प्रश्न संख्या 17 में कौन सा सही होगा। यह मास जो चंद्रमा की डॉट यानी रिक्त स्थान दिया है के अनुसार गिना जाता है। यह मास जो चंद्रमा की रिक्त स्थान के अनुसार गिना जाता है वह रिक्त स्थान कहलाता है, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 17 के लिए आपको सबसे सटीक उत्तर बताना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 का सबसे सटीक उत्तर बताइए आप लोग। क्या यह मास जो यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमास कहलाता है। यही आपको गति और चंद्रमास आपको भर देना है विकल्प में रिक्त स्थान पे। तो देखिए गति और चंद्रमास किस विकल्प में है, आपके विकल्प नंबर सी में है। आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न के लिए आगे बढ़िएगा। आपका प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है। क्या प्यारा शब्द है, क्या अच्छा, कितना अच्छा शब्द है मेरे सिपाहियों। आप लोग देखो ध्यान से कि वृषभानुजा कुमारी, हालांकि इसमें कुमारी नहीं लिखा गया है, केवल वृषभानुजा को लिख दिया गया है। तो वही आपको बताना कि वृषभानुजा कुमारी किस शब्द का समानार्थी शब्द है, किस शब्द का पर्याय है। चलिए बताइए, छाप दीजिए तुम कमेंट में, कमेंट में छाप दीजिए कि वृषभानुजा कुमारी किसको कहा जाता है। अरे राधा मैया को कहा जाता है। किसको? राधा जी को। यही जो राधा जी हैं, कौन है? राधा जी हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वृषभानुजा कुमारी कहा जाता है। यही विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला डी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, राधा। वृषभानुजा कुमारी जिसका पर्याय है राधा का है। और 19वां प्रश्न कह रहा है बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा आपको बताना है कि वह कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा मुहावरा एकदम सटीक बैठेगा किसके लिए, बहुत सुस्ती से काम करना। प्रश्न संख्या 19 का आप उत्तर बताएंगे कि बहुत सुस्ती से काम करना, इसके लिए एक मुहावरा बताना है। 9 दिन चले 2.5 कोस। अरे मुरे राम रे राम, दिन तो बीत गए 9 दिन। कितने दिन बीत गए? 9 दिन बीत गए। लेकिन बबुआ चला कितना? 2.5 कोस। बहुत सुस्त आदमी है यार। एक एक कौनो काम कौनो तरीके से कह द तो भैया 9 दिन में जब 2.5 कोस जाते हैं, इनकर अब हम का कही। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 9 दिन में 2.5 कोस यानी बहुत सुस्ती के साथ काम करना। प्रश्न संख्या आपका 20वां है। हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। ये जो हरिशंकर परसाई है वह किस तरह की साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। क्या वह काव्य रचना के लिए माने जाते हैं, आलोचना के लिए माने जाते हैं, समीक्षक के लिए माने जाते हैं, या व्यंग के लिए माने जाते हैं। तो आपको यही बताना है कि हरिशंकर परसाई जी किस तरह की कृति को बनाने में माहिर थे, माने जाते हैं। जी अंदर हैं।
क्या हुआ? अंदर आप जाइए, ऊपर वहां से क्लियर करिए। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया? हरिशंकर परसाई किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? यह 20वां प्रश्न आपको बता देना है। यह व्यंग्यात्मक कवि थे। कैसे थे? व्यंग्यात्मक, यानी विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है? व्यंग है। चलिए, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न पढ़िए। 22वां प्रश्न कह रहा है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बताइएगा, आदर देना हो या बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग आप करेंगे? ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 का आप हमें उत्तर 21 अभी हम छोड़ दिए क्या? प्रश्न संख्या 21 छूट गया क्या? हाँ, चलिए पहले आप 21वें का बताइए कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यह जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें जो है इसका विलोम शब्द चुनकर लिख देना है। यह जो है अग्र का, ये जो रेखांकित किया गया है, ये देखिए, यही रेखांकित जो शब्दवा है इसी का विलोम बताना है आपको। अग्र का विलोम बताना है। अग्र का विलोम क्या होगा? आप एकदम कमेंट में छाप दीजिए, आगे का, पीछे, अग्र का, पश्च, वही है। बस तत्सम तद्भव का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। आदर देने के लिए बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न संख्या जो है 22 का आप हमें उत्तर करके बताएंगे कि 22वां का कौन सा उत्तर होगा। हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कितने वचन में? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 के लिए, कि हमेशा जो है आदर देने के लिए, भैया कहा तू पानी लावा, और ये बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है, तू पानी लावा, ये तो कोनो आदर सम्मान ना, ये तो तिरस्कार टाइप हुई यार। आप पानी ला दीजिए, कितना प्यारा लग रहा है, सुनने में भी प्यारा लग रहा है, बोलने में भी। तो लाग दऊ दे पनिया, और जब कहवा तू पानी लावा ना, फिर प्यासे रही। अगली अगली अगला क्वेश्चन हमारा है। हमारे सिपाहियों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी उम्मीद करता हूं आपका जो है एग्जाम में जो भी समय बचा हुआ है उसमें अब तक का आप सबसे बेहतरीन आप ही लोग हैं। आप लोग से बेहतरीन जानकारी किसी को इस ब्रह्मांड में है वह नहीं। मैं यही मानता हूं, यही सत्य भी है। और देखिएगा मेरे सिपाहियों, 23वां कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? ये तो काल आ गया भाई। कौन आ गया? काल आ गया, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब काल के कितने प्रकार होते हैं? कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यानी क्रिया एकदम इनमें मूल बिंदु है क्रिया, चाहे जवन काल हो, तीनों प्रकार में से कौनो काल हो, वही मूल बिंदु उसका क्रिया है। क्रिया कब हो रही है? क्या क्रिया पिछले समय में, बीते हुए समय में हुई? अगर ऐसा हुआ, यानी किसी क्रिया का या किसी कार्य का किया जाना या होना कब पाया जाए? बीते हुए समय में, तो उसे भूतकाल कह दिया जाएगा, पास्ट टेंस कह दिया जाएगा। अगर क्रिया चल रही हो, संपन्न न हुई हो, क्रिया चल रही हो वर्तमान समय में, अभी के करंट टाइम में, उसी को तो प्रेजेंट टेंस यानी कि क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल, यानी क्रिया न तो पिछले समय में हुई न वर्तमान में हो रही है, वह क्रिया, वह कार्य का होना आने वाले समय में होगा मेरे सिपाहियों। यानी अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में इस शरीर पे वर्दी चढ़ेगी, तो वर्दी कब चढ़ेगी? आने वाले समय में। यह किस पे निर्भर है? भविष्य के गर्त में निर्भर है, भविष्य के गर्भ में निर्भर है। यानी जो क्रिया आने वाले समय में पूर्ण होगी वही भविष्य काल होगा। तो आपको बताना है, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, और मैंने, ये तो भाई विकल्प सबके सब लगभग थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, एक समान जैसे दिख रहे होंगे,
बहुत प्यारा, बहुत ही पॉपुलर और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लाल एवं लालियों, बहुत अनिवार्य इसको आपको बताना है और छाप दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? प्रश्न संख्या ये जो 23 है, इस 23वां का प्रश्न आप छाप दीजिए। चलिए बताइएगा 23वें में कौन उत्तर होगा। तो 23वें में भैया आपका विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं सामान वहीं रखा था, यानी संदिग्ध भूतकाल। बाबू कहन ये कलुआ कहे खुरपिया कहाँ रखे हैं। अब कलुआ बेचारा परसों खेते कर रहा है, धान निरावे, और वहां खुरपी ला के मड़ई में खोस दी। अब ओका दिमाग पे बात चढ़ते ना। अब ओकरे मन में जब ओकर बाप पूछन कि कलुआ कहाँ खुरपिया, तो कलुआ कहा था, का कहा था, पता नहीं यार बाबू, याद ना आवत हो। वहीं रखा तो था, सामान की जगह खुरपी कर लीजिए। मैं खुरपी वहीं रखा था। अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कंफर्म हो जाता तो संदिग्ध भूतकाल होबे नहीं करता। तो कंफर्म हो जाता सीधा सीधा कहता वही मड़ैया में खोसी बजा के ले जा। और यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कल तो बाप से डर रहा है कि कहीं गलत जगह बता दिए, बाबू दौड़ा गए ना पाए तो वही 4 बेर देबो करिए ना, 4 बेर तो 4 गाड़ी पैबे करिए। तो यही जो विकल्प नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मैं सामान वहीं रखा था। ये एकदम परफेक्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है, इसमें संदेह है, इसमें संशय है। इसीलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भूतकाल का जो 5वां प्रकार होता है, यानी संदिग्ध भूतकाल में रख दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिपाहियों। अगला प्रश्न संख्या 24 है। 24वां प्रश्न आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं और बताइएगा कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको बता देना है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर है पुल्लिंग नहीं है। कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बकिया सब क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है वही आपको बता देना है। तो कमेंट में आप एकदम छाप दीजिए कि इस 24वें प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होगा। तो क्या ज और आ, च और ट, ई और लघु या दीर्घ ई, लघु अ या प, इन चारों विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है वही बताना है आपको। छोटी ई और बड़ी ई यह पुल्लिंग नहीं है, यह पुल्लिंग नहीं है। आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे सिपाहियों कि संग, आप लोग याद करिए और मेरे दोस्तों यह भी कल्पना करिए कि वो दिन भी क्या दिन होंगे मेरे मित्रों, जब इस बदन पे, इस शरीर पे वर्दी चढ़ेगी। जरा कल्पना करिए और उस कल्पना में खो मत जाइए, जागते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। क्या वह नुक्ता वाली अशुद्धि है? क्या वह रेफ की अशुद्धि है? क्या अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है? या अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। कोई पूरे YouTube पे इस तरीके का क्वेश्चन कराने और आने वाला नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कि संगम में किस तरह की अशुद्धि है, आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 25 का आपको बताना है, बारिश खूब हो रही है और लगातार बारिश होती रहे कितनी अच्छी बात होगी। चलिए, तो इस संगम में ये जो चंद्र बिंदु लगा है यह गलत लगा है, इस तरीके का नहीं होता, केवल ऐसे रहा तब सही हो जाता। यानी अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। कौन सी किससे संबंधित अशुद्धि है? अनुस्वार संबंधी। यही विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वां, हुई वीरता की, अच्छा डॉट डॉट रिक्त स्थान, इसके रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में
सुभद्रा कुमारी चौहान की, इस पंक्ति को आपको पूरा करना है। ये जो पंक्ति आधी अधूरी लिखी है, यह पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो कि बहुत ही, हालांकि विदुषी महिला मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बढ़ा चढ़ा के इन्होंने काम किया लिखने का। तो ध्यान दीजिएगा, उससे हमको क्या मतलब है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो एक वर्दी चाहिए, सिलेक्शन हो जाए, बस वही हमसे यही मतलब है कि हुई वीरता की स्पेस साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी की जो यह पंक्ति है वही आपको पूरा कर देना है। यानी 26वें का आपको सबसे सटीक उत्तर बता देना है। तो आपको बताना है यही विकल्प नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी बी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, वैभव, क्या होगा, वैभव। अब बताइए कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, कि सुभद्रा कुमारी की जो पंक्ति है कि बड़े ही वीरता के साथ, बड़े ही वैभव के साथ सगाई हुई, और कहा, झांसी में। यानी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो किसकी पंक्ति है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये जो हमारा भारत एक राष्ट्र है, यह जो प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा जो भारत देश, और इस भारत देश में जो प्यारे प्यारे रहने वाले लोग हैं, उसी प्यारे भारत की बात की जा रही है। उस प्यारे भारत यानी संघ में हिंदी को, और भाषा हिंदी को और लिपि देवनागरी को प्रयोग में लाया जाएगा, किया जाएगा। यह उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको 27 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर बता देना है कि भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में है। तो यह 343 के एक वाले में है, यानी क में। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 343 का पहला यानी क, उसी में कहा गया है कि हमारे संघ का, हमारे भारत का भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो मेरे सिपाहियों, आप सब कुछ जानते हैं, बस रिवीजन करते रहिए प्रैक्टिस के माध्यम से, और इस 28वें प्रश्न का आप उत्तर एकदम तत्काल रूप से दीजिए, तत्काल प्रभाव से उत्तर दीजिए। एकदम तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आपके लिए खड़े हैं। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा हमको किसकी जानकारी मिलती है, किसका बोध होता है, किसका पता चलता है। यह जो परिमाण है, एक परिमाण होता है, एक परिणाम होता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मेरे मित्रों। परिमाण और परिणाम में, परिणाम का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। परिणाम का मतलब होता है निष्कर्ष, रिजल्ट। लेकिन ये जो परिमाण है, यह ऐसा कुछ नहीं है, यह माप तौल की एक इकाई का बोध कराता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा, क्रिया के होने के समय का। तो क्रिया के होने के समय का बोध करा देगा तो उसको तो हम काल कह देंगे, है कि ना। नहीं, आप लोग बताओ, देखो कितना भद्दा मजाक कर रहा है। ऐसा विकल्प देना चाहिए। परिमाणवाचक पूछा है, किसका बोध कराता है, क्रिया के होने का समय जो बताएगा वो तो काल हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के स्थान का, क्रिया की रीति का। आपको इस 28वें प्रश्न का उत्तर बता देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 28वें का सबसे सटीक और सबसे सुंदर उत्तर कौन सा होगा। तो यह तो काल का हो जाएगा पहला वाला। दूसरा, क्रिया के नाप तौल माप तौल का, जहां माप तौल की इकाई का बोध कराया जाएगा वहां हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होगा होगा होगा।
दो गज मलमल का, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपनी तरफ से फेंक रहा हूं, लीजिए। दो गज मलमल का, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? बताओ मेरे शेरनियों, बता दो मेरे सिपाहियों कि दो गज मलमल का में कौन सा विशेषण होगा? जहां पर माप तौल की बात होगी सदैव वहां सदैव परिमाणवाचक विशेषण होगा। कान खोल के सुनना और टोंगा में गठिया लिया कि माप तौल कहा जहां नाम आएगा वहां परिमाणवाचक होगा। जहां संख्या का बोध होगा वहां पर संख्यावाची विशेषण होगा। निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा हम हिंदी पढ़ा नहीं सकते इस समय आपको। चलिए आगे देखिएगा, ये गद्यांश है और मैं गद्यांश हमेशा एक लेके आऊंगा आपके लिए जो कि आपका होमवर्क होगा। इस गद्यांश को आप पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। चलिए बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। 29 से 31, 29, 30 और 31 तीन प्रश्न हैं। इसको पढ़कर इसी में से इसका उत्तर देना है, आपको छाप देना है। ले लीजिए 30वां प्रश्न का जो है 30 31 का ले लीजिए, एकदम फोटो खींचा जल्दी से। तो हम लोग तो सिपाही या भगा दे, मिनटों काम नैनोमीटर में करना चाहिए, एकदम सेकंडों न लगे। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे आइए। वाह वाह क्या प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 पे आइए कि संचारी भावों की कुल कितनी संख्या होती है, रिक्त स्थान पर पूर्ति कर दीजिए कि संचारी भाव कितने होते हैं। चलिए रस पढ़े होंगे आप लोग। 32वां प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि 32वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुने, प्रश्न बझाएगा। भाषा का फेर है मेरे लालो मेरे सिपाहियों, अनुपयुक्त है। क्या है? अनुपयुक्त है। वही अनुपयुक्त विकल्प छांटना है, यानी जो सही उपयुक्त नहीं हुआ है अर्थात जो गलत है वही आपको इन चारों विकल्पों में से छांट के बता देना है। प्रश्न संख्या 33 का कौन सा विकल्प एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 33 का विकल्प कौन सा होगा। क्या उपयोगी या क्या लिखा है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। उपयोगी या उपादेय इष्टकर, काक, सारंग मयूर, पुष्कर, जलाशय ताल, भूमि, महीधरा। आपको बताना है कौन सा समानार्थी जोड़ा एकदम करेक्ट है। इसमें यही काक और सारंग मयूर जो कि आपके लिए सबसे उचित विकल्प होगा। 34वां प्रश्न बताइए कि निंदक नियर रखिए आगन की कूट छवाए। क्या कह रहा है कि निंदक नियर रखिए राम आंगन कुटी, कुटी है ये कुटिया है उसके छवाए। तो इसमें बताना है कि बिन पानी साबुन बिना हर निर्मल करत सुभाए। ये जो बहुत प्यारी पंक्ति है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, अरे बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में अलंकार में भगवान क्या प्रश्न है मेरे कन्हैया दीनानाथ। ये जो मेरे सिपाहियों आपके लिए प्रश्न है कितना प्यारा है, पढ़िएगा। 34वां प्रश्न और उसका उत्तर दीजिएगा, जल्दी करिए, 10 सेकंड है आपके सामने। इसमें अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार बताना, एकदम तत्काल प्रभाव से बताइए। चलिए तो इसमें कौन सा होगा? विभावना होगा। कौन सा? यही पहले विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला, ये वाला। जहां पर मेरे लालो कान खोल कर सुनो,
और टोंगम गठियावे वाली बात बताओ थी, जहां पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। अरे भाई बिना कारण के कोनो काम हम होत ना देखा, ये तो सत्य हो। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप काम बिना कारणों के, बिना रीजनों हो जाता है। वही होता है विभावना अलंकार। यानी बिना किसी कारण के काम का होना ही क्या कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। यही है निंदन नियर रखिए आंगन कुटी छवाए, अरे बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो कवि कह रहे हैं, उनका अर्थ है कि ये जो निंदक नियर, अच्छा छोड़िए बहुत समय हो जाएगा। 35वां प्रश्न, आपका 35वां प्रश्न आपके सामने है। क्या है? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए बताइएगा भैया जल्दी से। 35वें प्रश्न का उत्तर आपको छाप के बता देना है कौन सा शुद्ध होगा। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं। ये तो तेरे को मेरे को बोल रहा है भैया, बम्बैया वाली भाषा। अरे तेरे को बोला था लेकिन तू आया नहीं, तो कह रहा मेरे को कहाँ तू बोला था। ये एरो को तेरे को मेरे को आ जाए गलत छाप दिया, तुरंत बता दिया कि यह अशुद्ध। मैंने यह कब बोला? आपको शुद्ध बताना है। मैंने यह कब बोला? मेरे से, फिर कहा था तेरे से मेरे के, तेरे को मेरे को मत करना। यहाँ तेरे को मेरे को, तेरे से आएगा ना, आप एकदम गलत छाप देना उसको, एकदम बिना सोचे होते। तेरे से मत उछलो, मेरे से मत उछलो, घर जाओ। तो बता दीजिए इसमें सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस विकल्प में 35 वाला प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका 35 वाले प्रश्न का सबसे पहला उत्तर यही ए वाला करेक्ट हो जाएगा। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये तो गलत है। तेरे को मेरे को, तेरे को मेरे को, मैंने यह कब बोला? इसलिए यह भी अशुद्ध है। आ जाइएगा 36वें पे। क्या कह रहा है? आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? विलोम पूछ लिया है, विपरीतार्थक पूछ लिया है कि आयात किसका विपरीत है। भैया हो आना जाना, ऊपर नीचे, लेन देन, आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंग्रेजी में, वही है आयात का निर्यात और निर्यात का आयात हो जाएगा। चलिए बहुत ही प्यारी रचना है, माटी की मूर्तें। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि माटी की या मिट्टी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। 37वां प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है। क्या वह जगदीश चंद्र की है, रामचंद्र शुक्ला खाओ, राकेश वर्मा खाओ, या राम वृक्ष बेनपुरी की है? बात हो रही है मिट्टी की मूर्तें किस लेखक की प्रसिद्ध रचना या कृति है। तो मिट्टी यानी माटी की मूर्तें भैया हो वृक्ष, वृक्ष माने पेड़, पेड़ माने वृक्ष, वृक्ष कहाँ उगता है? मिट्टी में उगता है। वही राम वृक्ष, वही राम वृक्ष बेनपुरी ही इसके रचयिता है। किसके? मिट्टी के, मिट्टी की मूर्तें। बैठा लीजिएगा खोपड़ी में, एकदम टोंगम गठियाला। 38वां प्रश्न है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि राष्ट्र की डॉट 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 यानी स्पेस, यानी हिंदी में कहें रिक्त स्थान में ही देशवासियों की फिर रिक्त स्थान निहित है। वाक्य को पूरा करो मेरे सिपाहियों, आप तो बहादुर हो, आप तो एकदम बादशाह हो, आपको सब कुछ आता है मेरे दोस्तों। आप बस छाप दो और हिंदी का आनंद लेते रहो इस पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के साथ, मेरे साथ। आपको मैं बता दूं हिंदी में 37 का 37 आएगा। बस आप 8 वीडियो और बनाऊंगा, आप ध्यान से देख कर जाना मेरे लालो।
कह रहा है राष्ट्र की रिक्त स्थान में ही देशवासियों की रिक्त स्थान निहित है। वह क्या है? 38वां प्रश्न बता दो मेरे दोस्तों, बता दो। राष्ट्र की प्रगति, यहां पर क्या भरा जाएगा? प्रगति। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की क्या होती है? उन्नति होती है। क्या होती है? उन्नति होती है। प्रगति और उन्नति किस विकल्प में है? तो प्रगति और उन्नति, अच्छा पहले उन्नति आ गया है, तरक्की है, तरक्की है, ये तो गलत होगा, उन्नति पहले नहीं, ये विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रगति और उन्नति भर दिया जाएगा। अलंकार का बहुत ही प्यारा सा नमूना, एक क्वेश्चन फिर आपके सामने उपस्थित हूं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर बताइए कि जानी घन श्याम को नाची उठे बन मुरम श्याम के रामा, कि जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मामूर। आहा क्या बात है, कि जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मामूर, ना जानी श्याम गगन श्याम को नाचे उठे बचबन मर बन मही मोरा, कि श्याम को, घन श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को, श्याम को जानकर देख कर जंगल में मोर नाचने लगे। हालांकि हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे आपका, आगे बढ़िएगा, लेकिन इतना तो बताते जाइएगा कि इस 39 का जो उत्तर होगा उसमें कौन सा इस पंक्ति में जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमा मुंह, कौन सा अलंकार होगा? बता दीजिए मेरे लालों, 39 का आपको सही उत्तर बताना होगा, कौन सा होगा? चलिए बताइएगा कौन सा अलंकार होगा। क्या संदेह होगा, क्या उत्प्रेक्षा होगा, क्या भ्रांतिमान होगा, या असंगति होगा? कौन सा विकल्प होगा बताइएगा, कौन सा अलंकार होगा? कि जानी घन श्याम घन, जानी श्याम घन श्याम को नाची उठे बन मामोर। मेरे लाल सिपाहियों, मेरे दरोगा, मेरे मुंशी, मेरे सब कुछ, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को फाड़ते रहिए, और बताइए मेरे सिपाहियों इसमें भ्रांतिमान हो जाएगा। प्रश्न संख्या इस 39 का 39 का विकल्प नंबर जो सी है, और इस सी में जो भ्रांतिमान लिखा गया है, यही रस होगा, सॉरी यही अलंकार होगा, किसमें? जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर, यानी जो घन है, मेघ है, उसी को घनश्याम यानी कृष्ण समझकर मोर जंगल में नाचने लगा, यानी मोर कंफ्यूज हो गया। जैसे एक मैं उदाहरण आपके सामने और फेंक रहा हूं इसी से संबंधित, कि नारी बीच सारी की सारी बीच नारी, नारी बीच सारी कि सारी बीच नारी, तो आज बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बस नारी बीच सारी हो, सारी बीच नारी हो, कि घन हो कि घनश्याम हो, बिना कंफर्म करे वन में मोर नाचे लाग, तो यार बड़ा भ्रम में डाल दिया। जहां ऐसे उदाहरण मिले आपको भ्रमित कर दे, आप भ्रम में पड़ जाए, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए, वहां सदैव भ्रांतिमान अलंकार होता है मेरे सिपाहियों। इस बात को एकदम टोंगा से गठिया ले। चला अंतिम प्रश्न होगा आज का। रात को अचानक वर्षा होने लगी। क्या प्रश्न है मेरे सिपाहियों, वर्षा तो अभी हो रही है, वर्षा अभी हो रही है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा? आपको बताना है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा।
रात को अचानक वर्षा होने लगी। 40वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बता दीजिए। दस सेकंड समय है आपके पास, जल्दी छाप के बताइए कमेंट में। चलिए, तो अब हम ही बताई यह 40वां उत्तर। तो 40वां उत्तर भैया होगी आपका, परिमाण उरिमाण न हुई भैया, न कालवाचक हुई, न स्थानीय रीति वाचक क्रिया विशेषण। विकल्प नंबर डी, 40वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी रीतिवाचक क्रिया बिल्कुल सही, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी क्रिया अगर स्थान विशेष से है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहां पूछा है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसी को कहते हैं मेरे सिपाहियों जहां पर क्रिया के होने का ढंग, तौर, तरीका, क्रिया के होने का ढंग, तौर या तरीका का बोध हो, वहां पर सदैव और सदैव रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसी के साथ आज की कक्षा में समाप्त करता हूं। मेरे प्यारे सिपाहियों, चैनल को तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, यही आपसे मेरी विनती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त